सेल्स के लिए अप्लाई किया है, मोस्ट ऑफ यू हैव नेवर थॉट नेवर इमेजिन्ड कि आप लोग सेल्स के लिए अप्लाई करोगे। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं मेरे कॉलेज डेज में था, स्कूल डेज में था, तो मैंने कभी ये तो नहीं सोचा था कि मैं एक सेल्स पर्सन बनूंगा या फिर मैं एक बीडीए बनूंगा। दिस इज समथिंग दैट हैपेंड। हमें बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलता है, हमें बेटर सैलरी कहाँ पे मिल रहा है, हमें ग्रोथ कहाँ पे दिख रहा है, बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड दिस कि हमें सेल्स में काम करना है, राइट। बट मोस्ट ऑफ यू आर वंडरिंग कि क्या ये जॉब आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये जॉब आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपके लिए डिफिकल्ट है क्या ये जॉब, क्योंकि सेल्स का एक्सपीरियंस बहुत लोगों के पास यहाँ पे नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने जिनके पास कोई नॉन टेक डिग्री नहीं होगा, बीकॉम, एमबीए, बीबीए ऐसा चीज नहीं किया होगा, राइट। सो सेम गोज फॉर मी। जब मैंने ये जॉब स्टार्ट किया था इन 2018, मैंने एज अ बीडीए अपना करियर स्टार्ट किया था बायजूस में, राइट। एज अ बीडीए मैंने एटलीस्ट 2 इयर्स काम किया है, देन आई वाज प्रमोटेड एज अ मैनेजर, राइट। सो मैं भी यही कंफ्यूज था। मैंने इंजीनियरिंग किया था, बीटेक मेरा बैकग्राउंड था, एंड जस्ट फॉर गुड अपॉर्चुनिटी, गुड सैलरी, मैंने ये वाला प्रोफाइल ज्वाइन किया था, दैट इज सेल्स प्रोफाइल, बीडीए प्रोफाइल, राइट। सो फॉर द फर्स्ट 1 मंथ आई वाज वेरी मच कंफ्यूज्ड कि मुझसे सेल्स होगा कि नहीं होगा, जॉब इजी है या डिफिकल्ट है, प्रेशर कैसा है, कितना घंटा यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए वेबिनार ले रहा हूँ, राइट। ओके, करंटली यू आर वर्किंग इन दुबई। See, if someone is working abroad, so the joining dates that you have is very close. These are like 8th of August, 15th of August. We don't have any other date as of now, but you can still speak with your recruiter. If your recruiter will give you option to join on any other date, if they are giving you a bandwidth, then it is good to go. And we do not have any openings in Dubai as of now. We have the office in Dubai, but there are no vacancies. There are no requirements in Dubai. ऑलराइट। सो आप लोग जैसे यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, आप लोग आपने बीटेक किया है, फाइनेंस में किया है, राइट। ये जो कंफ्यूजन आपके अंदर है कि यार मेरा बैकग्राउंड दूसरा है, मेरा डिग्री दूसरा है, मैं ये चीज, ये सेल्स का काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए डिफिकल्ट है कि इजी है। इवन अगर आपने बीबीए, एमबीए कोई ऐसा फील्ड में काम किया है, स्टिल आप यहाँ पे सेल्स कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, दैट इज नॉट नॉट श्योर, नॉट सर्टेन। ये सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप कितना जल्दी चीजों को लर्न करोगे, आप कितने ज्यादा क्विक लर्नर हो, दैट मीन्स, करेक्ट। बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, प्रेशर ज्यादा है, काम ज्यादा है, मेहनत बहुत करना पड़ता है। कुछ लोग आपको ये भी बताते होंगे कि जॉब अच्छा है, पैसा काफी है, ग्रोथ अच्छा है, राइट। तो मतलब आपको दोनों ही चीजें इस प्रोफाइल के बारे में सुननी पड़ती है। मैं यहाँ पे कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने कंपनी के बारे में अच्छा सुना है कि बुरा, मैं इस प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ कि बीडीए प्रोफाइल आपको क्या लगता है कैसा है। तो प्रेशर बहुत होता है, काम बहुत करना पड़ता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत परेशान होना पड़ता है। एक तो ये सुना होगा सेल्स के बारे में, बीडीए के बारे में। और कुछ लोग जो अभी शायद काम कर रहे होंगे, उन्होंने बताया होगा कि इजी है यार, कर लेते हैं, ग्रोथ मिलता है, पैसा मिलता है, हो जाता है। ये भी आपने सुना होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, फिर आप डिसाइड करना आपको क्या लगता है, इजी है या हार्ड है, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो बहुत सिंपल बात बताता हूँ। जब मैंने मेरा बीटेक कंप्लीट किया, मेरे को 4 से 5 जगह पे ऑफर्स मिले, जिसमें से एक ऑफर मुझे एक दूसरा नॉन टेक फर्म है, आई विल नॉट टेल द नेम, मुझे वहां मिला। 2 और ऑफर्स मिले मुझे टेक्निकल में, एक ऑफर मुझे बायजूस में मिला, राइट। सो आई ज्वाइंड बायजूस ओनली बिकॉज यहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर वहां से ठीक था। मतलब वहां पे 14-15,000 16,000 दे रहे थे टेक्निकल में। सो हेयर आई गॉट एटलीस्ट 2 टाइम्स। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स मैं प्रोबेशन पे था, फिर मैं एक रेगुलर बीडीए बना। ऑलराइट, व्हाट हैपेंड देन, जब मैंने यहाँ कंपनी में ज्वाइन किया, तो मुझे ये बताया गया कि आपका जो डेजिग्नेशन होगा, आपका जो पोजीशन होगा, ये होगा एजुकेशन काउंसलर का। मतलब मुझे लोगों का, पेरेंट्स का, बच्चों का काउंसलिंग करना है। फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि यार मैं कैसे काउंसलिंग करूंगा, मुझे तो ना एक्सपीरियंस है काउंसलिंग का। और मैं मतलब मुझसे बड़े पे जो लोग हैं एज में, पेरेंट्स 50, 55, 45 इस एज के लोग हैं, मैं उनको कैसे सिखाऊंगा, मैं उनको कैसे समझाऊंगा, मैं उनकी काउंसलिंग कैसे करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, मेरे पास तो कोई नॉन टेक एक्सपीरियंस है ही नहीं, सेल्स एक्सपीरियंस है ही नहीं, विल आई बी एबल टू डू दिस और नॉट। अनदर क्वेश्चन कि ये मेरे डिग्री से हटके एक दूसरा फील्ड है, सो मेरा यहाँ पे क्या करियर है, मेरा यहाँ पे क्या ग्रोथ है। दीज आर द 2-3 क्वेश्चंस दैट फ्लोटेड माय माइंड इन 2018 जब मैंने फॉर्म ज्वाइन किया था। सो मैंने 2 साल एज अ बीडीए, फर्स्ट एज अ बीडीए, देन सेकंड ईयर एज अ सीनियर बीडीए मैंने काम किया, देन आई वाज प्रमोटेड एज अ मैनेजर एंड द साइकिल गोज ऑन,
मतलब कंपनी आपको मॉनेटरी ग्रोथ भी देगी, कंपनी आपको हायरार्किकल पोजिशनल ग्रोथ भी देगी, यू विल गेट एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू स्टिक विद द कंपनी। चलो आगे बढ़ते हैं। जब मैं पेरेंट्स से मिला फर्स्ट 15 टू 20 डेज मुझे काफी रिजेक्शन फेस करना पड़ा। लोग कॉल पे ज्यादा बात नहीं करते थे, मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, वो मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, मेरा पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं। स्लोली स्लोली ओवर टाइम मैंने एक चीज लर्न किया, एक चीज मैंने सीखा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब मैं पेरेंट्स से मिलता था, उनसे बात करता था, हम लोग उस टाइम फिजिकल मीटिंग्स करते थे, लोगों के घर जाते थे, फील्ड पे मीटिंग्स होता था। तो फिजिकल मीटिंग में मैं पेरेंट्स के यहाँ पे गया, मैं पेरेंट्स को अपना पॉइंट समझा रहा हूँ, अपनी बातें समझा रहा हूँ, एंड पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। वो उस बात को समझ नहीं रहे। मैं बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट में ये है, प्रोडक्ट में वो खासियत है। पेरेंट्स आर लाइक नहीं सर, ठीक है प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही कि सर देखो इसमें हम लोग इस मेथड से पढ़ाएंगे, ये एक्स्ट्रा चीजें देंगे। पेरेंट्स आर सेइंग नहीं सर, मेरा बच्चा तो ट्यूशन में जाके पढ़ाई करता। दिस हैपेंड फॉर 15 टू 20 डेज, 25 डेज रफली। देन आई लर्नड फ्यू थिंग्स, जिसमें से जो सबसे पहली चीज थी जो मेरे दिमाग में आई, दैट इज कि पेरेंट्स देखिए दो चीजों के लिए बहुत कंसर्न होते हैं। नंबर वन इज अपने बच्चे का हेल्थ, नंबर टू इज बच्चे का एजुकेशन। मतलब उनका हेल्थ और उसका एजुकेशन, दीज आर द टू थिंग्स जिसके लिए पेरेंट्स सबसे ज्यादा कंसर्न्ड है। मतलब कि अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है, पेरेंट्स बहुत सोच समझ के लेंगे। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा सोच समझ के केयरफुल होके लेंगे। मतलब वो अपने बच्चे की पढ़ाई और हेल्थ के साथ रिस्क ले ही नहीं सकते। मतलब सेल्स इज वेरी इजी अगर आपने पेरेंट को समझा दिया कि जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो, जो हेल्थ के लिए आप या फिर एजुकेशन के लिए दे रहे हो, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। इट इज सेम वेरी डिफिकल्ट एट द सेम टाइम, बिकॉज वो बहुत ज्यादा केयरफुल भी होते हैं जब अपने बच्चे की हेल्थ और पढ़ाई का डिसीजन लेते हैं, राइट। तो मैं जो सर्विस उनको देता था दैट वाज एजुकेशन, क्योंकि मैं उनको एजुकेशन के लिए कन्विंस कर रहा हूँ। तो जब तक पेरेंट को ये नहीं लगेगा कि ये चीज, ये प्रोडक्ट उनके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, तब तक वो उस चीज में हाथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। सो मुझे कैसे एक्सप्लेन करना था, आई चेंज दैट। जो मैंने कुछ लर्निंग्स किया, मैं आपको वो बताता हूँ, और फिर आप इस काम को कितना इजीली कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप वो डिसाइड करना। अब ध्यान से सुनना, आने वाले 20 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस जॉब में किसी भी एडटेक में अप्लाई करोगे, जो भी आज मैं वेबिनार पे सिखा रहा हूँ, यूज ऑल दिस थिंग्स, आप कोई भी एडटेक या नॉन टेक इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। सपोज मैं जब मीटिंग में गया, जब मैंने सीख लिया इन चीजों को, 1 महीना हो गया, जब मैं पेरेंट्स के साथ बैठा, बच्चे से बात हुआ, 15 मिनट पेरेंट्स से बात हुआ, बच्चा कैसा है, कैसी पढ़ाई करता है, पेरेंट्स कैसे उसकी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, ये सारी चीजों का डिस्कशन हो गया। फिर मैं बोलता था मैं एक बच्चे का इवैल्यूएशन करूंगा। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसी है, बच्चा पढ़ाई में कैसा है, वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो मैं सपोज करो मैं एक सेशन में बैठा हूं, मेरे सामने आप लोग जो हो, आप बच्चे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 9, 10 स्टैंडर्ड या 11 स्टैंडर्ड के किड्स हो, ठीक है, और आपके पेरेंट्स यहाँ साथ में बैठे हुए हैं। जस्ट एज्यूम दिस, ठीक है। अभी मैंने आपसे पूछा कि क्या करना है, बच्चे बताते हैं सर मुझे नीट करना है, मुझे जेई का प्रिपरेशन करना है, राइट। उस टाइम पे एआई ट्रिपल ये सब हुआ करता था, तो बता देते कि सर मुझे नीट करना है, मुझे जेई करना है, XYZ चीजें बता देते हैं। मुझे आगे जाके फॉर एग्जाम्पल MBA करना है, तो बच्चे अपने अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस बता देते। आज की डेट में आप लोग एक चीज को लेकर क्लियर हो कि जब हम 8th और 9th में आते हैं, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर आता है कि यार मैथ्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, वरना मैथ साइंस नहीं मिलेगा। अभी भी स्कूल्स में यही होता है। मतलब टीचर्स या फिर पेरेंट्स बच्चों को ये बताते हैं, 80% केसेस में होता है, खाली 10 या 15% पेरेंट्स हैं जो इस चीज पे फोर्स नहीं करते, बाकी 80% पेरेंट्स यही बोलते हैं कि भाई अच्छे से पढ़ लो, मैथ साइंस अच्छे से पढ़ लो, वरना मैथ साइंस नहीं मिलेगा, 11th 12th में आर्ट्स मिल जाएगा, कॉमर्स मिल जाएगा। एक ऐसी मेंटेलिटी पे थोड़ा सा हम लोग बिलीव करते हैं, इंडिया में ऐसा चल रहा है, राइट। तो बच्चों के ऊपर एक प्रेशर क्या होता है कि मैथ्स करना है, साइंस करना है, ठीक है, ऑलराइट। अब बच्चे बताते हैं सर मुझे जेई करना है, मुझे नीट का एग्जाम देना है, XYZ बातें बच्चे बताते थे। मैं उनसे कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछता था। मतलब इंडिया का अगर जेई में देखूं तो इट इज ए कैटेगरी, टॉप ग्रेड एग्जाम। नीट अगर मैं देखूं, इट इज अ टॉप ग्रेड एग्जाम, ठीक है। अभी क्या हुआ कि आप लोग बैठे हो और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको वो क्वेश्चन सिर्फ आंसर करना है। सपोज आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप चैट में उसका आंसर करो, एंड देन वी विल फाइंड आउट कि कौन सही आंसर कर रहा है, कौन गलत आंसर कर रहा है। आई विल गिव 15 सेकंड टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। जिन्होंने अटेंड किया है दे विल नो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया लिसन टू दिस वेरी केयरफुल। चलो आप लोग मुझे बताइए, विच गैस डू ह्यूमंस ब्रीथ। हम जो ह्यूमंस हैं, हम कौन सा गैस ब्रीथ करते हैं, टाइप इन द चैट। ओके, O2 O2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन,
Mm-hmm. Okay. That. Second question, which gas do plants breathe? जैसा आप लोगों ने बोला 99% ऑफ यू सेड कि ह्यूमंस ब्रीथ ऑक्सीजन, तो विच गैस डू प्लांट्स ब्रीथ? प्लांट्स क्या ब्रीथ करते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके 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 ओके, प्लीज स्टॉप टाइपिंग नाउ, प्लीज स्टॉप टाइपिंग, डन। Mostly 99% of answers are saying that it is carbon dioxide. I can see few of you, they are saying that normal times they take oxygen, other times they take CO2. Okay, if you are saying that they take different gas in day and different in night, CO2 in day and O2 in night, मतलब there are 5 to 10 answers जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि plants during day they breathe a different gas, during night they breathe a different gas, right? Okay. In which class do we have studied this? I think from standard 4th. From standard 4th onwards we are studying these things कि which gas do plants breathe, which gas do humans breathe, फिर हम slowly other processes पे आते हैं, right? ठीक। सो बच्चे भी मुझे यही बताते थे, जब मैंने किसी बच्चे से पूछा विच गैस डू प्लांट्स ब्रीथ, दे से सर CO2। मैंने पेरेंट से पूछा सर इज दिस करेक्ट? पेरेंट बोलते थे हाँ जी सर दिस इज करेक्ट, दिस इज वेरी मच करेक्ट, प्लांट्स ब्रीथ CO2 गैस। देन आई टेल देम सर दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज एन इनकरेक्ट आंसर, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट टू टेल कि ये जो 99% लोगों ने बोला है कि प्लांट CO2 गैस को ब्रीथ करते हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट। अब आप लोग सोचोगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये सब तो हमने इतना पढ़ा है स्कूल में, ये सब तो हम हमेशा से पढ़ते हैं, हमारे टीचर्स ने पढ़ा है, पेरेंट्स ने पढ़ा है। पेरेंट्स भी और बच्चे मुझसे यही सेम क्वेश्चन करते हैं कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा थोड़ी होता है, देखो आप चेक करो बताओ हमें, राइट? बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप किसी मीटिंग में बैठे हो और आपको ये सेम क्वेश्चन सामने से आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप पेरेंट्स को एक बार स्क्रीन शेयर करो और उनके सामने सर्च कर लो, which gas do plant breathe? That's it. There was some connection disturbance. All right. So when they asked me, sir, how is this possible? मतलब ऐसा कैसे possible है कि plants CO2 breathe नहीं करते? Just search this on Google once. Which gas do plant breathe in respiration? They breathe oxygen. Just like we humans, plants breathe only and only oxygen gas. Plant कोई भी दूसरा गैस breathe नहीं करते। अगर हमने ये पढ़ा है कि प्लांट CO2 breathe करते हैं, this is not correct. They take CO2, but in a different process, not for breathing. Plant only and only use oxygen gas for their respiration like we humans. Just read this. They require oxygen to respire. और बाइजूस ने ये सबसे पहले आपको आपके सामने सबसे पहले बाइजूस का ही आ रहा है. Look at this diagram. They take in oxygen, they release carbon dioxide. If you go to any other, for example, read this. Plant absorb oxygen for respiration. Anywhere you will see they need oxygen for respiration and release CO2 gas.
नाउ कम्स द क्वेश्चन, कैसे हुआ फिर हम लोगों से ये मिस्टेक? आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज नीट के एग्जाम में आ जाएगी या ये सब कुछ कोई दूसरे यूपीएससी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट जो हमने पढ़ा, क्या इतनी बेसिक चीज, क्या इतना बेसिक साइंस हम लोगों को क्लियर नहीं है? डू यू थिंक इज दिस द राइट वे टू स्टडी? मतलब प्लांट्स ऑक्सीजन गैस ब्रीथ करते हैं, हम ह्यूमंस की तरह ही वो बिहेव करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, बट वी हैव स्टडीड कि वो CO2 ब्रीथ करते हैं, एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। हाउ इज दैट हैपेंड? Schooling fault. Someone is typing schooling fault. We can say that. पैसा बर्बाद नहीं, पैसा बर्बाद नहीं यार, बहुत सारी चीजें हम सही भी पढ़े हमने, ऐसा नहीं है। और पैसा बर्बाद नहीं हुआ है, आप लोग काफी एजुकेट हो, ऐसा नहीं है। बस कुछ चीजों में गलतियां हुई हैं और बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं, ठीक है। नाउ पेरेंट पता है क्या क्वेश्चन करते थे सामने से, सर मतलब क्यों हो गया ऐसा, इतना बड़ा मिस्टेक कैसा हुआ, और आप बताओ फिर करेक्ट चीज क्या है, राइट? अब करेक्ट चीज क्या है मैं आपको वो बताता हूं। प्लांट्स ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और हमने पढ़ा वो CO2 ब्रीथ करते हैं, ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको समझा रहा हूं। एक बार इस बात को ध्यान से समझना। आप में से कुछ लोगों ने ये बात भी सुनी होगी कि वो दिन में दूसरा गैस ब्रीथ करते, रात में दूसरा गैस ब्रीथ करते। आपने ये पढ़ा होगा कि दिन में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, राइट? दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ये भी गलत है। ऐसा भी नहीं होता कि वो दिन में दूसरा गैस ब्रीथ करते, रात में दूसरा गैस ब्रीथ करते। अब मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, 5 मिनट है, उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। क्योंकि अब जितने भी पेरेंट्स से आप मिलोगे, जितने भी बच्चों से मिलोगे, इस टाइप के एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हो उनको समझाने के लिए कि सर देखो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? तो अब एक बार इस चीज को समझिए कि क्या है। ओके, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, जस्ट गिव मी 30 seconds. All right. So I've shared my screen. This is a drawing board, and whatever I'll draw on this screen, आप उसको देख पाएंगे, ठीक है? चलो, प्लीज इस पे कुछ ड्रॉ मत करना, else it will create some disturbance. Done. अब इस चीज को आप ध्यान से समझना, इफ इट इज पॉसिबल एंड में स्क्रीनशॉट ले लेना कि हमने ये पढ़ा है कि प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विच इज इनकरेक्ट, बट व्हाट इज द करेक्ट थिंग? दैट they will take which gas? Oxygen gas. And this is correct. Plants सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस ब्रीथ करते हैं, even during day, or if we talk about night, so they will breathe only and only which gas? ऑक्सीजन गैस। ये मैं कर्सर से ड्रॉ कर रहा हूं तो ड्रॉइंग थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, प्लीज कॉपरेट। एंड दे विल रिलीज विच गैस? CO2 गैस। नाउ दिस इज अ फैक्ट, चाहे दिन हो चाहे रात हो, प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन गैस ब्रीथ करेंगे और CO2 गैस रिलीज करेंगे। एंड दिस प्रोसेस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन का मतलब होता है पहला प्रोसेस जो वो रेस्पायर कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना कंफ्यूजन कैसे शुरू हुआ, इतना बड़ा प्रॉब्लम 25 30 40 सालों से चलता आ रहा है, वो क्यों आ रहा है वो समझो। देखो, दिन के समय में सन होता है, मतलब सन तो हमेशा ही होता है, सनलाइट होती है दिन में, तो डे टाइम पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी होती है। तो आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा दैट ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खुद का फूड क्रिएट करते हैं, फूड बनाते हैं। अब वो कैसे होता है वो सुनो। जैसे ही प्लांट ने ऑक्सीजन गैस ब्रीथ करी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी, वो ट्रिक, ये हुआ पहला प्रोसेस। इमीडिएटली, मतलब ये साथ साथ चलता रहता है, इमीडिएटली
प्लांट क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको वापस एब्जॉर्ब कर लेगा और सनलाइट को यूज करेगा एंड इट विल मेक इट्स फूड विच इज कॉल्ड एज ग्लूकोज C6H12O6। मतलब कि ये पहला प्रोसेस था ब्रीदिंग प्रोसेस, जैसे हम करते हैं ना, अगर हम खाना खा रहे हैं, एग्जाम्पल अगर हम खाना खा रहे हैं तो क्या उस टाइम पे हम सांस नहीं ले रहे राइट, वी आर ब्रीदिंग एंड वी आर ईटिंग एट द सेम टाइम। वैसे ही प्लांट क्या कर रहे हैं, ब्रीथ भी कर रहे हैं और अपना फूड भी बना रहे हैं मतलब उसको खुद ही यूटिलाइज कर रहे हैं ग्लूकोज को। तो ये दो प्रोसेस एक साथ हो रहा है प्लांट में। तो जो पहला प्रोसेस है दिस इज द ब्रीदिंग प्रोसेस, जिसमें वो ऑक्सीजन लेंगे और CO2 रिलीज करेंगे। एंड सेम टाइम पे सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट उसी CO2 को वापस से एब्जॉर्ब कर लेगा जो उसके सराउंडिंग में है। मतलब जो CO2 उसने छोड़ा एटमॉस्फेयर में वो दोबारा से यूज हो गया टू मेक इट्स फूड विच इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। एंड एज अ बाय प्रोडक्ट द रिलीज्ड गैस इज ऑक्सीजन। मतलब कि उसने ऑक्सीजन लिया, CO2 रिलीज किया, ये हो गया रेस्पिरेशन प्रोसेस। फिर इस CO2 को यूज किया और अपना फूड बनाया, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी पढ़ते होंगे पहले। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फूड मेकिंग प्रोसेस। तो हुआ क्या है, दिन में दो प्रोसेस एक साथ हो रहा है, एक तो रेस्पिरेशन और एक फोटोसिंथेसिस। दो टेक इन ऑक्सीजन, रिलीज CO2, यूज दिस CO2 एंड रिलीज ऑक्सीजन अगेन। अब रात के समय में क्या होता है भाई, देयर इज नो सनलाइट एट नाइट, रात में सनलाइट नहीं होती है। अगर सनलाइट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है ये नहीं होगा। दैट मीन्स कि प्लांट ने ऑक्सीजन ब्रीथ करके जो CO2 रिलीज किया एटमॉस्फेयर में वो उसको वापस एब्जॉर्ब, वापस यूज नहीं करता है और वो CO2 एयर में रिलीज हो जाता है। तो हुआ क्या है फाइनली, डे टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज हो गया और नाइट टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। और हमने ये वाला पार्ट पढ़ा ही नहीं है स्कूल में। हमें सिर्फ इतना बताया गया है डे में वो CO2 लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे और रात में ऑक्सीजन लेंगे CO2 छोड़ेंगे। दिस इज नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं होता। वो दिन और रात दोनों टाइम पे ऑक्सीजन लेते हैं, बस दिन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी बीच में आ जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये 7th स्टैंडर्ड में बच्चों को पढ़ाया जाता है एंड दिस इज मेंशन्ड इन द बुक्स एज वेल। ये बुक्स में भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा हुआ है, बट दीज आर फ्यू थिंग्स जिसको हम करेक्टली नहीं पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, सपोज आप हो वो किड, देखो आप तो ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद भी आपको इस चीज में कंफ्यूजन था, तो जो 9th-10th के बच्चे हैं जो उस टाइम पढ़ रहे हैं, जब उनको ये बात पता चलेगी हाउ विल दे फील? सोचो वो क्या फील करेंगे, पेरेंट्स क्या फील करेंगे। अब अगर यहाँ पे आपके पेरेंट्स होते, बस एक बार ध्यान से सुनना, मैंने ये बात कैसे शुरू करी थी कि सेल्स इजी है कि डिफिकल्ट, बस वो समझना। अगर यहाँ पे आपके पेरेंट्स बैठे होते और आप लोग हो और मैंने काउंसलिंग लिया, देयर आर 600+ पीपल इन दिस मीटिंग, और मैंने ये काउंसलिंग लिया, और अगर मैंने आपके पेरेंट्स से एक सवाल पूछा, सर व्हाट डू यू थिंक, क्या आपके बच्चे की पढ़ाई सही तरीके से सही पैटर्न से हो रही है? व्हाट डू यू थिंक सर, आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आपके बच्चे के ऊपर, क्या वो करेक्ट जगह लग रहा है, क्या आपके बच्चे को उसका नॉलेज मिल रहा है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्क्स, हो सकता है बच्चा टॉप कर रहा होगा, हो सकता है बच्चा एवरेज परफॉर्म कर रहा होगा, बट क्या उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? नहीं हो रहा। आप में से कोई ऐसा, किसी भी का पेरेंट ऐसा है जो मुझे ये बोलता, अरे सर कुछ भी ब्रीथ कर रहा हो प्लांट, हमें क्या मतलब, हमारा बच्चा तो पास हो रहा है या वो टॉप कर रहा है? क्या कोई भी ऐसा पेरेंट होगा जो मुझे बोलेगा सर देखो होगा ये सारी चीजें सही, पर मुझे नहीं लगता ये सब वैल्यूएबल है, बच्चे की तो पढ़ाई जो चल रही जैसे चल रही चलने दो सर? आप एक बार चैट में डालो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अब अगर मैं उस टाइम पे, ट्रस्ट मी, देखो आई डू नॉट हैव दैट मच नॉलेज, अगर मैं पढ़ाई की बात करूं, आई डू नॉट हैव दैट मच नॉलेज, लेकिन जो हमारे टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, उनके पास ऐसा इनॉर्मस नॉलेज है जिसके थ्रू वो बच्चों को पढ़ाते हैं, चीजों को याद नहीं करवाते, समझाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। एंड दिस इज द मेथड हाउ बायजूस टीचेस। एंड 15 डेज का फ्री ट्रायल है, यूज करके देखिए, पसंद आता है ठीक है, नहीं तो रिटर्न हो जाता है प्रोडक्ट, रिसिप्ट वगैरह सारा मिलता है, राइट। अगर कंपनी कॉन्फिडेंट है
इसी रीजन से ना हर चीज को दिखा के समझा के पढ़ाते हैं। दिस इज द वे हाउ वी टीच। अब आप बताओ, अगर यहाँ पे 600 आप लोग बैठे हो और 600 पेरेंट है मेरे सामने, और अगर ट्यूशन में कितना फीस होता है पता है आपको? महीने का 4,000 3,000 मिनिमम फीस होता है इतना ट्यूशन में। इससे मिनिमम फीस तो है ही नहीं। 2,000 3,000 4,000 मिनिमम फीस है। अगर मैं हमारे एक साल के प्रोडक्ट की बात करूं, आई एम नॉट सेइंग द एग्जैक्ट फिगर, एक मैं आइडिया दे रहा हूं। अगर हमारा एक साल का प्रोडक्ट मैं किसी पेरेंट को 30,000 रुपए में दे रहा हूं, मतलब महीने का 2,500 रुपए, जिसमें उनको टैबलेट भी मिल रहा है, वीडियोस भी मिल रहा है, मेंटर भी मिल रहा है, और बच्चा हर चीज को समझ के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू पढ़ेगा। और पेरेंट्स को ईएमआई ऑप्शन भी देती है भाई, जो कुछ पॉलिसीज हैं जिसके थ्रू हम ईएमआई ऑप्शन भी देते हैं, क्रेडिट कार्ड से, पैन कार्ड्स को यूज करके हम ईएमआई ऑप्शन भी देते हैं। तो 600 अगर लोग यहाँ पे बैठे होते, 600 पेरेंट्स मेरे सामने होते, मिनिमम कितना लोग 600 में से इस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते? ट्रस्ट मी, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो 600 में से मिनिमम 400 से 500 लोग हैं जो मना नहीं करते, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम बहुत बहुत वर्स्ट सिचुएशन देख ले, चलो 600 में से 300 छोड़ो, 200 लोग खरीद रहे हैं, चलो ये मान लो, 400 लोग मुझे बोल देंगे सर आपकी जो बातें हैं दैट इज नॉट वर्थिंग, जो चल रहा है बच्चे का अच्छा चल रहा है, चलो 200 लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, तब भी 1/3 कन्वर्जन हुआ, मतलब 33% लोगों ने के साथ सेल हो गया। हम आपसे इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं। लोगों से मिलो, 10 लोगों से अगर मिल रहे हो, उनको समझा रहे हो, प्रोडक्ट दिखा रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, अगर 10 में से 4 लोग भी अगर आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। गुड जॉब, ऐसा है काम। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स आपको बताए जाएंगे, हजारों। आपको बस वो यूज करने हैं, पेरेंट्स को समझाना है कि भाई ये करेक्ट पैटर्न है, ऐसे पढ़ाओ, बायजूस का प्रोडक्ट आपको दिखाना है, आपको सेल करना है, दैट इज इट, इतना सा काम है। अब आप खुद सोचो कि क्या सेल करना डिफिकल्ट हुआ बहुत ज्यादा, या अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि क्या आप ये काम कर सकते हो कि नहीं। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है। चैलेंज कहाँ आता है मैं वो बता रहा हूं। अब आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, अरे बहुत प्रेशर है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत कॉलिंग करनी पड़ती है, ये है वो, XYZ बातें सुनी होंगी। तो इस जॉब का एक पैटर्न है, पहले आप कॉलिंग करोगे, फिर आप मीटिंग बुक करोगे, और फिर आपको प्रोडक्ट सेल करना है। कॉलिंग, मीटिंग, प्रोडक्ट सेल। अब अगर ये जो कॉलिंग का काम है, अगर कोई इसको अच्छे से नहीं कर पाया तो लोगों से मिलेगा कैसे? पहले कॉल करते हैं, फिर मीटिंग होती है, फिर सेल होती है। अब मीटिंग करने के लिए कॉलिंग करनी पड़ेगी, इस कॉलिंग में मेहनत करना पड़ता है, और इस कॉलिंग की वजह से कंपनी आपको फिक्स सैलरी देगी। देखो, अगर हम ये बोलते हैं कि बस सेल कर दो और पैसा मिल जाएगा, दैट इज अ कमीशन बेस्ड जॉब, कि सेल करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं। तो ना हम आपको कॉलिंग के लिए बोलेंगे, ना हम आपको ऑफिस बुलाएंगे, हम तो हफ्ते के एंड में पूछेंगे कितना सेल हो गया और अपना कमीशन लेके चले जाओ। बट ये जॉब वैसा तो है नहीं। ये जॉब है फिक्स्ड सैलरी का जॉब, कि मतलब आपको क्या करना है, आपको डेली ऑफिस आना है, लोगों से बात करनी है, मीटिंग्स बुक करनी है, प्रोडक्ट समझाना है, उनसे वर्चुअली मिलना है। इसका कंपनी फिक्स सैलरी देगी। अब आपका सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे फिक्स सैलरी बेस्ड नहीं है। फिक्स्ड सैलरी किस पे बेस्ड है? ऑफिस आइए, कॉलिंग करिए, मीटिंग करिए, दैट्स इट। अब जो आप सेल्स करोगे, क्योंकि मिलोगे तो सेल्स भी होगा, अगर आप सेल्स करोगे तो फिर उसका इंसेंटिव कंपनी अलग से पे करेगी। मीटिंग्स वर्चुअल होंगी, फील्ड पे नहीं जाना है आप। मीटिंग्स आपको जूम एप्लीकेशन के थ्रू लेनी है, जो हम जिसके अकाउंट्स हम आपको क्रिएट करके देंगे। आपको किसी के घर नहीं जाना है, फील्ड पे नहीं जाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट, एंड ये वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब है। अब मैं आपको एक बार जॉब एक्सप्लेन कर देता हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। देखो, 6 डे वर्किंग जॉब है, जिसमें आपको मंडे को ऑफ मिलेगा, मतलब 6 डे वर्किंग, ट्यूसडे से संडे तक वर्किंग है, मंडे ऑफ है। 6 डेज में से 4 दिन हम कॉलिंग करते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और लोगों से सिर्फ बात करके मीटिंग्स फिक्स करते हैं, कि मतलब मिस्टर वर्मा जी से सैटरडे को 12 बजे मिले, शर्मा जी से सैटरडे को 2 बजे मिलेंगे, त्रिपाठी जी से सैटरडे को 4 बजे मिलेंगे, मिस्टर कुमार से 6 बजे मिलेंगे। आपको बस कॉल करना है, उन्हें कन्विंस करना है कि सर हम कुछ समझाएंगे, कुछ सिखाएंगे, एक मीटिंग लीजिए हमारे साथ। राइट, उस ये है चैलेंज, यहां मेहनत करना पड़ेगा। और सैटरडे 10 लोगों से मिलोगे, 3-4 100% परचेस करेंगे। बस आपको वो कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए। कितना एनर्जी से बात करते हो आप, आई कांटेक्ट कितना करते हो, हैंड जेस्चर्स आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप अपनी बात को लेकर कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, तब जाके एक सेल होता है।
वो सब हम आपको सिखाएंगे। पेरेंट्स को आप कॉल करोगे, कॉलिंग के लिए हम आपको लीड्स प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये रहा लीड्स, इन पेरेंट्स को कॉल करो, मीटिंग के लिए कन्विंस कर लो। वर्किंग आवर्स की बात करते हैं, ये मिनिमम 10 to 12 आवर्स वर्किंग जॉब है, राइट? क्योंकि 10 लोगों को मीटिंग में कन्विंस करने के लिए आपको शायद 50-60 से भी ज्यादा कॉल करना पड़े, क्योंकि बंदे को पता ही नहीं आप कहां से बात कर रहे हो। अभी मेरे पास अगर फोन आएगा, 4 फोन आएंगे, तो क्या मैं इस चीज को छोड़ के फोन उठाऊंगा? नहीं। तो जो पेरेंट जॉब कर रहे हैं वो अपने काम को छोड़ के फोन क्यों उठाएंगे? तो जो थोड़े बहुत लोग फोन उठाते हैं उनको हमें कन्विंस करना है सही टाइम के अंदर, स्मार्टली कन्विंस करना है। दिस इज अबाउट द जॉब, कि कॉलिंग सीखनी है आपको। अगर आप कॉलिंग सीख गए, आप सब कर लोगे यहाँ पे। सिर्फ कॉलिंग में मेहनत करना। और जो भी लोग बोलते हैं ना प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनसे कॉलिंग नहीं हो पाती है ढंग से। तो 10 to 12 आवर्स वर्किंग जॉब है। 10 to 12 क्यों? क्योंकि भाई सुबह 10 बजे आपको ऑफिस आना है, रात में 7:30, 8, 8:30, जब तक आप अपने दिन का काम कंप्लीट कर रहे हो आपको वो करना है, फिर आपको निकल जाना है। और काम क्या है? आपका मैनेजर आपको लीड देगा कि भाई ये रहा लीड, इस पे आप इतना कॉलिंग मुझे करके दिखा दो। दैट इज योर जॉब ऑफ द डे, राइट? और फिर आपको मीटिंग फिक्स करनी, लोगों से मिलना, प्रोडक्ट सेल करना है। दिस विल बी योर जॉब। सैलरी मैं बताता हूं। इसके बाद आपके होंगे इंटरव्यूज। इंटरव्यूज अगर आप क्लियर कर ले तो आप ट्रेनिंग में ज्वाइन करोगे। 3 वीक्स का आपको ट्रेनिंग मिलेगा। 3 वीक्स के ट्रेनिंग में कंपनी आपको 10,000 मिनिमम फिक्स पे करिए। 10,000 रुपए आपको 3 वीक्स का पे करेंगे सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए। मतलब शुरू का 3 हफ्ता जो हम आपको काम सिखा रहे हैं उसमें कंपनी आपको 10,000 रुपए दे रही है, क्योंकि ट्रेनिंग होगा ऑफिस में, कंपनी आपको ट्रैवलिंग वगैरह के लिए हेल्प कर रही है इसमें। उसके बाद अगर आप 3 वीक्स का ट्रेनिंग क्लियर कर लेते हो तब आप आ जाते हो प्रोबेशन में। प्रोबेशन चलता है 3 महीने। जैसे मेरा 5 महीने का प्रोबेशन था, प्रोबेशन कंपनी ने अभी 3 महीने कर दिया है। पहला महीना जो है, दूसरा महीना, तीसरा महीना, जब आपकी जॉब स्टार्ट होगी आप प्रोबेशन पे रहोगे, मतलब हम आपको काम सिखाएंगे भी, ट्रेनिंग भी देंगे और साथ में आप काम करोगे भी। दिस इज प्रोबेशन। प्रोबेशन पे कंपनी आपको 16,000 रुपए फिक्स पे करते हैं, 16,000 फिक्स। वर्क फ्रॉम होम नहीं है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है। 4th मंथ जो आएगा, मतलब ज्वाइनिंग से जो चौथा महीना है बीडीए बनने का, उसमें आपका जो सैलरी है वो हम इंक्रीज कर देंगे। सैलरी इंक्रीज होकर कितना होगा? कुछ सिटीज में 7 LP है, कुछ सिटीज में 8 LP है। एग्जाम्पल, बैंगलोर में 8 लाख का पैकेज है तो नोएडा में 7 लाख का पैकेज है। 7 लाख में से 4 लाख फिक्स है, 3 वेरिएबल है, मतलब 3 लाख वेरिएबल है, रिमेनिंग जो बचा वो फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल नोएडा, तो 7 में से 4 लाख फिक्स है, 3 वेरिएबल है। 4 फिक्स का मतलब क्या है कि जो 29 to 30,000 आपको इन हैंड मिल रहा है, ये आपकी फिक्स सैलरी है। सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट। अगर आप डेली ऑफिस आए हैं, आपका अटेंडेंस प्रेजेंट मार्क्ड है, अगर आपने कॉलिंग किया है अपना दिन का पूरा, आपको आपका महीने का फिक्स सैलरी मिलेगा। आप जो सेल करोगे उसका इंसेंटिव कंपनी अलग से पे करेगी। दिस इज द एंटायर प्रोफाइल। ये हुआ जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस वेबिनार के लास्ट पार्ट पे। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट इज कि मैं आपको एक कॉल पिच ट्रेनिंग दूंगा छोटी सी। ठीक है, 10 मिनट की एक ट्रेनिंग दूंगा कॉल पिच। कॉल पिच का मतलब क्या है? पहले कॉलिंग करेंगे कस्टमर्स को, मीटिंग फिक्स करेंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे, सेल करेंगे। अब आपने एक चीज मुझे बताई शुरू में कि अगर मैं मीटिंग में किसी से मिल रहा हूं, अगर मैं उसको अपना प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, अपनी बातें फेस टू फेस समझा रहा हूं, वो खरीद लेगा। 600 में से आप, किसी ने बोला 500, किसी ने बोला 400, किसी ने बोला 300। दैट मीन्स आपको एक कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं भी ऐसे बात करूंगा, अगर मैं भी ऐसी चीजें समझाऊंगा और प्रोडक्ट दिखाऊंगा तो पेरेंट खरीद लेंगे। लेकिन इन लोगों को, देयर इज नो बॉन्ड। इन लोगों को फेस टू फेस बुलाने के लिए हमें करनी पड़ती है कॉलिंग। और इस कॉलिंग में हमें बहुत स्मार्टली बात करना पड़ता है, एल्स लोग नहीं आएंगे ना मीटिंग में। तो लोगों को मीटिंग में बुलाने के लिए कॉलिंग सीखना पड़ेगा आपको। ऑल्सो जो आपका ट्रेनिंग होगा, जो आपका इंटरव्यू होगा, फाइनल इंटरव्यू, उसमें भी कॉल पिच के बेसिस पे ही क्वेश्चन आएंगे। मतलब हमारे जो फाइनल इंटरव्यूअर हैं, अभी वो आपको फाइनल इंटरव्यू जब कंडक्ट करेंगे इन वेबिनार्स के बाद, तो आपसे वो जो क्वेश्चन पूछेंगे वो कॉल पिच के बेसिस पे ही पूछेंगे। तो ये कॉल पिच आपको सीखनी है, एक तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, दूसरा ही काम तो आएगी, कस्टमर से बात आपको करना ही है, राइट? तो अपने अपने नोट्स निकाल लो, कहीं पे नोट कर लो, क्योंकि ये काम आएगा आपके इंटरव्यू के टाइम में भी, ये रिक्वायर्ड होगा। एलिमेंट्स ऑफ कॉल पिच ऐसा हेडिंग डाल। भाई कॉल पिच के कितने एलिमेंट होते हैं? तो कॉल पिच के होते हैं 6 एलिमेंट। देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ अ कॉल पिच। मैं रिपीट कर रहा हूं, देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ अ कॉल पिच।
Element number 1, introduction. There are 6 elements of a call pitch. Number 1, introduction. मैं स्क्रीनशॉट भी, ये मैं आपको स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. Number 2, rapport building. RAPPORT, rapport building. Introduction, rapport building, establishing the need of the session, communicating the session, booking the slot and schedule, closing the call. Introduction, rapport building, establishing the need of the session, communicating the session, booking the slot, closing the call. ये हैं आपके 6 elements of call pitch कि जब भी आप किसी कस्टमर से बात करोगे ये 6 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. अब मैं आपको शॉर्ट में सारे एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ. डिटेल ट्रेनिंग आपको हम लोग दे देंगे बाद में. इंट्रोडक्शन क्या होता है? देखो, इंट्रोडक्शन में आपको 3 चीजें कवर करनी है. नंबर 1, आपको अपने बारे में बताना है, अपना डेजिग्नेशन बताना है, अपना कंपनी बताना है, आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है, कॉल करने का रीजन बताना है, कॉल करने का पर्पस बताना है. ये आगे इंट्रोडक्शन में. फॉर एग्जाम्पल, हेलो, मेरी बात मिस्टर शेखर से हो रही है. एग्जाम्पल, आप जब भी कॉल करोगे आपको बच्चे का नाम, बच्चे का सरनेम, बच्चे की क्लास, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिटी, ये सारा डेटा हम पहले से देंगे. तो आप जब भी किसी पेरेंट को कॉल करोगे तो आप बोल सकते हो, हेलो सर, मेरी बात फॉर एग्जाम्पल शेखर से हो रही है या शेखर के फादर से हो रही है. सामने से रिप्लाई आएगा, हाँ जी बात कर रहा हूँ. तो आपको बोलना, हाय सर, दिस इज महेश बेरवाल, आई एम एन एजुकेशन काउंसलर वर्किंग विद बायजूस. तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने बोला मेरी बात शेखर के फादर से हो रही है, तो जब भी किसी पेरेंट से उसके बच्चे के बारे में पूछोगे कि मैं शेखर के फादर बात कर रहा है, तो पेरेंट सोचेगा मेरे बच्चे के बारे में कौन पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है. तो वो आपको बोलेगा, हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताइए. तब आपको फिर अपना इंट्रोडक्शन देना है. हाय सर, दिस इज महेश बेरवाल, आई एम वर्किंग एज एन एजुकेशन काउंसलर विद बायजूस. मैं बायजूस का काउंसलर बात कर रहा हूँ. तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पेरेंट्स जो है उनको ये समझ आ गया कि कोई बैंक का कॉल नहीं है, कोई पर्सनल लोन का कॉल नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं बेच रहा है, कोई जो भी कॉल कर रहा है वो मेरे बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहा है. क्योंकि आपने बोला आप एक काउंसलर हो, क्योंकि आप काउंसलिंग करोगे, और आप बायजूस से बात कर रहे हो, मतलब एक लर्निंग ऐप से बात कर रहे हो, राइट. तो आपको उसके बाद क्या करना है, कॉल का रीजन और पर्पस बताना है. ये जो सेकेंड एलिमेंट है, रीजन क्या है कॉल का, क्योंकि बच्चे ने ऐप डाउनलोड किया था. हम आपको जो डेटा देंगे ये वो पेरेंट्स होंगे या बच्चे होंगे जिन्होंने बायजूस का ऐप डाउनलोड किया है या कभी ना कभी यूज किया है, या बच्चा कहीं ना कहीं से बायजूस के साथ एंगेज होगा. आपको कॉल का रीजन और पर्पस बताना है. तो रीजन आप क्या बता सकते हैं कि सर मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि आपका बच्चा शेखर जो है वो बायजूस की एप्लीकेशन अपनी पढ़ाई के लिए यूज कर रहा है सर, राइट. आई होप आप इसके बारे में अवेयर है. आपने रीजन बताया कि मैंने कॉल इसलिए किया है क्योंकि आपका बच्चा बायजूस का एप्लीकेशन अपनी पढ़ाई के लिए यूज कर रहा है. फिर आपको पर्पस बताना है कि बेसिकली सर हमने कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है उनके एप्लीकेशन स्कोर के बेसिस पे कि उन्होंने कितना ऐप यूज किया है, कितने अच्छे से उसको यूज कर रहे हैं, और हम एक फ्री काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कमिंग वीकेंड पे. तो आपने क्या किया, आपने उनको एक पर्पस बताया कि हम एक फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वीकेंड पे, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है. फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, आप बायजूस के बारे में क्या जानते हैं सर. तो सामने से पेरेंट एक रिप्लाई करेंगे, हाँ सर वो कोई ऐप है या फिर टीवी पे ऐड देखा था, ऐसा कुछ ना कुछ बोलेंगे. अब आपको उनको डिटेल बताना है. बायजूस बात कोई आईएएस ऑफिसर से भी होगी, एक किसान से भी होगी, राइट. इवन कोई रिक्शा चलाने वाले से भी होगी, आपके पास कोई बिजनेसमैन से भी होगी. सबका अपना अपना इंटेलेक्ट है, सबका अपना अपना इंटेलिजेंस लेवल अलग है. तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में सबको एक ही बात समझाना कि बायजूस एक लर्निंग एप्लीकेशन है. अब बच्चे अपने स्कूल की पढ़ाई से एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं. एक लर्निंग ऐप है और बच्चे अपने स्कूल की पढ़ाई से एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं. आज के टाइम जब बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, अलग अलग चीजें डाउनलोड कर रहे हैं, वहां पे आपके बच्चे ने पढ़ाई से रिलेटेड कुछ डाउनलोड किया है. वेरी गुड सर, अच्छी बात है ये, करेक्ट. तो आपने क्या किया, एक आइडिया दिया. फिर आप बोलो सर आपने टीवी पे ऐड तो देखा ही होगा, शाहरुख खान का ऐड आता है, हम इंडियन टीम को स्पॉन्सर करते हैं, उनके जर्सी पे आपने बायजूस देखा होगा पहले कभी, राइट. तो पेरेंट्स को याद हो जाएगा, अच्छा ये वो बायजूस से बात कर रहे हैं. ट्रस्ट करो, एक लोगों को पता है, बट पेरेंट्स को एग्जैक्टली कनेक्ट नहीं होगा जब आप बोलोगे कि आप बात करते हो. आपको बताना है ये वो बायजूस है जो आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, जो आपने इंडियन टीम की जर्सी पे देखा होगा, एक लर्निंग ऐप है, पढ़ाई का ऐप है. तो पेरेंट्स बोलेंगे हाँ सर हमने ऐड देखा था, मुझे याद आ गया, बताइए, राइट. तो ये हो गया इंट्रोडक्शन.
इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट विच इज रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, आपको कस्टमर के साथ एक बॉन्ड बनाना है, एक रिलेशनशिप बनाना है, प्रोफेशनल रिलेशन, जिससे कस्टमर आप पे ट्रस्ट कर पाए। और ये बॉन्ड कैसे बनता है? ये बॉन्ड बनता है सिर्फ क्वेश्चंस पूछने से, सिर्फ सवाल पूछने से। आई टेल यू हाउ। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप समझ पाओगे तो आपको समझ आएगी बात। मान लीजिए आपके दादाजी को कंधे पे दर्द है, ठीक है, आपके ग्रैंडफादर हैं जिनको शोल्डर में पेन हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है। अब वो डॉक्टर के पास गए, एक बार सोचना बस ध्यान से इस बात को, रैपो बिल्डिंग कैसे होता है। वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने डॉक्टर को बोला कि सर मेरे शोल्डर में पेन है, कंधे में दर्द है। अब डॉक्टर ए डॉक्टर ए ने रिप्लाई किया कि कोई बात नहीं, इस उम्र में हो जाता है, एक काम करो, ये दवाई लिख रहा हूँ, खा लो, ठीक हो जाओगे। और भेज दिया गया दादाजी को। क्या बोला डॉक्टर ने? कोई बात नहीं, इस उम्र में हो जाता है, ये दवाई लिखिए 7 दिन की, इसको खा लो, ठीक हो जाओगे। क्योंकि डॉक्टर को देख गया फ्रैक्चर तो है नहीं, बस पेन हो रहा है थोड़ा सा। तो दादाजी को उन्होंने ऐसा बोल के घर भेज दिया। अब जो ग्रैंडफादर है वो घर आएंगे, घर आके पता है वो क्या रिप्लाई करेंगे, क्या बोलेंगे, कैसा रहा, क्या बताया? बोलेंगे बड़ा खड़ूस सा डॉक्टर था, ना तो ढंग से देखा ना ढंग से बात करी, सीधे बस बोला एक गोली खा लो, ठीक हो जाओगे। ठीक है। सपोज इसकी जगह डॉक्टर बी था, ग्रैंडफादर गए, उन्होंने डॉक्टर बी को बोला कि सर मेरे कंधे में दर्द है, शोल्डर में पेन हो रहा है। अब डॉक्टर बी बोलता है कि चलो ठीक है, एक बार लेट जाओ। लिटा दिया। और फिर उनको पूछा कि कुछ वजन उठा लिया था या गिर गए थे? तो ग्रैंडफादर ने बताया कि पता नहीं, कुछ सो के उठा तब से दर्द हो रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा अच्छा कहाँ दर्द है? यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ पे पेन है, यहाँ पे पेन है। और एक बार थोड़ा सा हाथ हिलाया, ऊपर करने पे दर्द है क्या, नीचे करने पे दर्द है क्या? ऐसे उनसे 4-5 बातें पूछी। और फिर उनको बोला कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपका शोल्डर कमजोर हो गया होगा एज की वजह से, या फिर फॉर एग्जाम्पल नस चढ़ गई होगी, मैं आपको कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, ये खा लो, 6-7 दिन में ठीक हो जाओगे। और उनको घर भेज दिया। अब दादाजी का जो रिएक्शन होगा वो पता है कैसा होगा? बड़ा अच्छा डॉक्टर था, अच्छे से चेक किया कहाँ कहाँ पे दर्द हो रहा है, गिर गया था कि कैसा हो गया था, और अच्छे से दवाइयां दे दी, और 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा। यही होगा, यही होता है। 99% केसेस में ऐसा ही होता है। अब आप बताओ, एक लॉजिकली बात सोच के देखो कि क्या फर्क था। मतलब डॉक्टर बी ने ऐसा क्या किया जो ए ने नहीं किया? दोनों एमडी हैं, दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों ने दवाई भी सेम दी। डॉक्टर बी जो है वो अच्छा लगा, डॉक्टर बी की बातों पे भरोसा जल्दी हुआ, डॉक्टर बी के पास दोबारा जाएगा ग्रैंडफादर आपका, डॉक्टर ए पे नहीं जाएगा। पता है क्यों? रैपो बिल्डिंग हो गया। करेक्ट। सो रैपो बिल्डिंग हो गई यहाँ पे। एक एक बॉन्ड बन गया, एक ब्रिज बन गया पेरेंट्स आपके डॉक्टर के बीच में और पेशेंट के बीच में। ये सिर्फ कैसे होता है पता है? कुछ क्वेश्चंस पूछने से। मतलब कि अगर आप किसी पेरेंट से बात कर रहे हो और आप उनके बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कंसर्निंग क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो पेरेंट विल फील गुड, उनको अच्छा लगेगा। अब ये क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है सर? बच्चा किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है, कितने मार्क्स लेके आता है, लास्ट ईयर क्या परसेंटेज बच्चे ने स्कोर किया था? राइट। पूछो उनसे मैथ्स और साइंस में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बच्चे का कौन सा है, आस्क दिस। बच्चा ट्यूशन जाता है कि घर पे सेल्फ स्टडी करता है, आस्क दिस। कौन बच्चे की पढ़ाई का ध्यान रखता है मदर और फादर में से? और बच्चे की हॉबीज क्या है? ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछिए, पेरेंट्स ओपन अप होंगे, पेरेंट्स आपसे बात करना स्टार्ट कर देंगे। कौन सी क्लास में है, कितने मार्क्स स्कोर करता है, ट्यूशन जाता है, घर पे पढ़ता है, मदर पढ़ाती है कि फादर पढ़ाते हैं? टॉक अबाउट दीज थिंग्स। राइट। सो दिस कम्स अंडर रैपो बिल्डिंग, आस्क क्वेश्चन। अब आता है एस्टेब्लिशिंग द नीड ऑफ द सेशन। अब आपने क्वेश्चन पूछा था बच्चे से, पेरेंट से, कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है। रैपो बिल्डिंग में क्वेश्चन पूछा आपने। अब उसके आंसर के बेसिस पे कॉल आगे जाता है। अगर पेरेंट ने बोला कि मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है सर, क्लास को टॉप करता है, 80-90% आते हैं, तब उनसे क्वेश्चन पूछना कि सर ठीक है, लास्ट टाइम आपके बच्चे ने ओलंपियाड कब दिया था? तो पेरेंट्स बताएंगे सर ओलंपियाड तो नहीं दिया था। तो फिर पूछो क्यों सर, मतलब आपने ओलंपियाड क्यों नहीं दिलवाया? पेरेंट्स विल से कि सर हुआ ही नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी। उनको बोलो अच्छा, मतलब आप जो मुझे बता रहे थे कि बच्चा क्लास में टॉप करता है, ये वो आप 40 बच्चों के बीच में बता रहे हो। बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई में, ये आप वो 40 बच्चों से कंपेयर करके बता रहे हो। उनको फिर रियलाइज करवाओ कि सर ऐसे आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, वेरी गुड, लेकिन हर क्लास का एक टॉपर है।
हर स्कूल में ऐसे टॉपर है, हजारों लाखों ऐसे टॉपर्स हैं इंडिया में। तो जब ये बच्चे आगे जाके जेई के या नीट के या कोई ओलंपियाड एग्जाम में या कोई नेशनल लेवल एग्जाम में बैठेंगे, तो ये compete तो उन्हीं बच्चों से करेगा ना, और उनके साथ का तो परफॉर्मेंस आपको पता ही नहीं है। और उस टाइम पे फिर बच्चों का जो रैंक आता है, बोलना मैंने देखा है ऐसे बहुत सारा बच्चा जो बहुत अच्छा मार्क्स लेके आता है, 11th 12th के बाद जब वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देता है, तो जो रैंक आती है बच्चों की 1 लाख 2 लाख 50 हजार आती है। सीट्स कितना है? 8 से 16 हजार के बीच में रहता है हर बार, अलग अलग एग्जाम्स में। तब आप कैसे इस चीज को हैंडल करेंगे सर? पहला। दूसरा, अगर पेरेंट बोलते मेरा बच्चा एवरेज है पढ़ाई में, तब आप एक क्वेश्चन और पूछना, ठीक है सर एवरेज है तो आपने क्या किया, आपने क्या स्टेप्स लिए बच्चे को इम्प्रूव करने के लिए? तो पेरेंट्स बताएंगे सर हमने तो ट्यूशन भेज दिया। फिर आप उनको समझाओ कि सर ट्यूशन आपने कब से लगाया? 2 साल से। कितना इंप्रूवमेंट आया बच्चे के मार्क्स में? पेरेंट बोलेंगे वही है सर, 5% बढ़ गया, 10% बढ़ गया मैक्सिमम। ऐसा तो है नहीं 60% वाला ट्यूशन जाके 90% लेके आ जाता है बच्चा। क्यों? क्योंकि ट्यूशन भी तो सेम है स्कूल जैसा, उतने ही बच्चे बैठे होंगे, एक वैसा ही टीचर होगा, सेम चीज कोई पढ़ा रहा होगा, दैट्स इट। तो अगर वो चीज समझ आनी थी तो बच्चे को स्कूल में ही आ जाती, ट्यूशन की तो जरूरत ही नहीं थी। दैट इज वाई ट्यूशन जाने से बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आता है। तब पेरेंट्स को चीज रियलाइज करवाओ कि सर बात यह है कि हम बच्चे के सही पॉइंट के ऊपर काम कर ही नहीं रहे। बेसिकली इसी वजह से मैं आपके बच्चे से एक बार मिलना चाहता हूं, जो कि हम एक मीटिंग करेंगे, क्योंकि आपके बच्चे ने हमारा ऐप भी यूज किया है। तो एक फ्री काउंसलिंग हम प्रोवाइड करेंगे जो होगी सैटरडे को या संडे को। तो ये आपको 4th पॉइंट कवर हो गया, कम्युनिकेटिंग द सेशन। तो आपने एक नीड जनरेट कर दी, सेशन कम्युनिकेट कर दिया कि एक सेशन हम लोग लेंगे सैटरडे को या संडे को, जिसमें मैं आपके बच्चे के साथ बैठूंगा और समझूंगा कि बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू हम समझेंगे, एंड देन आई विल सजेस्ट अ सॉल्यूशन। उस मीटिंग में आप अपना टैबलेट भी दिखाओगे, वो क्वेश्चंस भी पूछोगे, एंड पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट, और आप अपना प्रोडक्ट पिच कर दोगे। आपने ऐसे मीटिंग फिक्स किया कि हम सैटरडे को 5 बजे मिलेंगे सर। तो ये हो गया बुकिंग द स्लॉट, आपने एक टाइम दे दिया कि हम सैटरडे को 5 बजे मिलेंगे, प्लीज मेक श्योर करिए आपके पास प्रॉपर इंटरनेट हो, जूम के थ्रू हम लोग मिलेंगे। फिर आता है क्लोजिंग द कॉल, 6th एलिमेंट। 6th एलिमेंट क्लोजिंग का मतलब ये है कि जो जो आपने पूरे कॉल में बात किया उसको एक बार रिवाइज करवा दो पेरेंट को, दैट्स इट। ताकि उनको पूरी चीज एक बार में दिमाग में रिकॉल हो जाए कि सर देखिए आपका बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई में, आपने मुझे बताया कि ओलंपियाड उसने नहीं दिए, तो इस सेशन में हम देखेंगे कि बच्चे का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, कॉन्सेप्ट कैसे हैं, अगर हम उसको बाकी बच्चों के साथ कंपीट करते हैं तब बच्चे के कैसे मार्क्स आएंगे, ये उस रिगार्डिंग होगा। आगे बच्चे का क्या प्लान है, ये उसके रिगार्डिंग होगा। अगर बच्चा एवरेज है पढ़ाई में, तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है स्कूल ट्यूशन जाने के बाद भी। तो ये सेशन आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप सैटरडे को मेक श्योर करना सर इसको मिस मत करिए, क्योंकि हम दोबारा सेशन अरेंज नहीं कर। तो यहां से आपने कॉल का क्लोजिंग किया। तो ये जो 6 एलिमेंट्स है, इसके अंदर और डिटेल होता है, और उसको हम लोग ब्रीफ में बाद में पढ़ेंगे समझेंगे। लेकिन अभी के लिए एक ओवरव्यू ले लो, क्योंकि अगर इतना भी आप सीख लिए तो आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर लेंगे। टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। ऑलराइट, सो बिफोर क्लोजिंग द सेशन मैं आपके साथ अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर देता हूं। मार्क योर अटेंडेंस। अगर आप अपना अटेंडेंस मार्क करेंगे, उसके बाद ही हम आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर पाएंगे। अगर आपने अपना अटेंडेंस मार्क इस सेशन में नहीं किया, यू विल नॉट गेट अ कॉल फॉर इंटरव्यू। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इस सेशन के बाद आप लोगों के पास कुछ मेल्स आएंगे। अब ध्यान से सुनना इस बात को। आफ्टर दिस सेशन यू विल गेट फ्यू मेल्स इन 2 to 3 hours। उस मेल में आपको एक लिंक मिलेगा, एक लॉगिन आईडी मिलेगी, एक पासवर्ड मिलेगा। ठीक। वो लिंक को आप ओपन करोगे, जो लॉगिन आईडी आपको मिलेगा बायजूस123 एग्जाम्पल, पासवर्ड आपको मिलेगा welcome@123, W कैपिटल welcome@123, और आपने इसको लॉग इन कर लिया। कुछ ट्रेनिंग वीडियोस हैं जो उसके अंदर आपको दिखेंगे। आपको कुछ वीडियोस दिखेंगे जो ट्रेनिंग के वीडियोस हैं, 6 to 8 वीडियोस हैं। वो वीडियोस आपको सारे देखने हैं। वो ट्रेनिंग वीडियोस अगर आप पूरे देखोगे, उसके बाद ही हम आपको ज्वाइनिंग या ऑनबोर्डिंग कर पाएंगे। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर भी कर लिया और अगर आपने ट्रेनिंग के वीडियोस पूरे नहीं देखे, तो स्टिल आपकी ऑनबोर्डिंग जो है नहीं हो पाएगी। तो मेक श्योर क्या करना है, वीडियोस पूरा देखना है। लिंक आपको 3 बजे तक मिल जाएगा, नहीं मिलता अपने रिक्रूटर्स को कॉल लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सो यू विल गेट द लिंक्स इन नेक्स्ट 2 to 3 hours। वॉच ऑल द मॉड्यूल्स, उसी के बाद हम आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। एंड इंटरव्यू कॉल्स भी आपके पास
सूनर लेटर आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपना इंटरव्यू दीजिए, गिव योर बेस्ट। आई होप कि आप में से मैक्सिमम लोग इस इंटरव्यू को क्रैक कर लें। ठीक है, चलो मैं अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर रहा हूं। अटेंडेंस फॉर्म को थोड़ा सा केयरफुली मार्क करना, आईडी पासवर्ड प्रॉपरली डालना, एंड देन वी विल क्लोज दिस सेशन। All right. So in the chat, I have shared the attendance form. I'm repeating. In the chat, I have shared the attendance form. इस फॉर्म को खोलिए, प्रॉपरली मार्क करिए। अगर आपने